गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग उद्योगों को 3 आधार पे बांटा था। ठीक है, 3 आधार पे बांटा था। कौन कौन? कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पे हम लोग उद्योगों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया था। ठीक है, कितने आधारों पे बांटा था? 3 आधारों पे। ठीक है, उसमें से कच्चा माल आधारित उद्योग जो था वो था कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित। ठीक है, आकार। अब दूसरा में हम लोग क्या देखे थे कि आकार आधारित उद्योग, उसमें से बृहत आकार के उद्योग, लघु आकार के उद्योग और कुछ कुटीर उद्योग। उसी प्रकार आगे हम लोग स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था। कौन कौन? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। इसी तरह से हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग नंबर 3 में। ठीक है, देखो खनिज आधारित उद्योग, तो जो उद्योग कच्चे माल या खनिजों के द्वारा चलते हैं वही खनिज आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, तो जो उद्योग खनिज व चट्टानों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है, या उससे चलते हैं, उससे हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो जो उद्योग खनिज व चट्टानों के का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है, यानी जितने भी खनिज का वो प्रयोग करते हुए जो कंपनी चलती है उस प्रकार की कंपनी को हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग के रूप में जाने जाते हैं या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, यानी आयरन जो इंडस्ट्री होते हैं, उद्योग होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है? लोहे वो स्टील के बनी वस्तुओं का निर्माण करने वाली उद्योग, बर्तन उद्योग, एल्युमिनियम के दरवाजे, सीमेंट, मशीन आदि खनिज आधारित बहुत सारे उद्योग होते हैं। जितने उद्योग हम लोग जो माइनिंग यानी खान से जो भी हम लोग का कच्चे माल मिनरल के रूप में आते हैं और उसका कंपनी में यूज होता है, उद्योग में उसका यूज होता है, इंडस्ट्री में, और उस प्रकार से चलने वाले जितने भी उद्योग हैं वो सब क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग हैं। जो यहाँ पर प्रमुख रूप से कुछ एग्जाम्पल रूप से जो दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप देखो, लोहा एवं स्टील से बनी वस्तुओं के निर्माण, बर्तन निर्माण, एल्युमिनियम के दरवाजे, सीमेंट, मशीनें आदि खनिज उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं समुद्र आधारित उद्योग। ठीक है, समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, ठीक है, जो उद्योग सागर और महासागरीय उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, जो उद्योग सागर और महासागर, ठीक है, उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, उससे हम लोग समुद्र आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है? मछली का तेल और समुद्री भोजन बनाने वाले उद्योग। ठीक है, समुद्री भोजन मतलब समुद्र से कुछ ऐसे माल प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा उसे हम लोग फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, यानी जो उद्योग सागर और महासागरीय उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे मछली का तेल और समुद्री भोजन में जैसे हम लोग सल्ट निकालते हैं, उसी तरह से और भी कुछ कुछ उसमें मिक्सिंग के रूप में हम लोगों का जो निकलता है, समुद्र में भी कुछ कुछ माइनिंग वाला होते हैं उसके थ्रू। तो ये प्रमुख 2 एग्जाम्पल है, समुद्र का तेल और समुद्री भोजन बनाने वाले उद्योग। ठीक है, तीसरा, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार हैं? आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार हैं। कौन कौन? बृहत आकार के उद्योग, लघु आकार के उद्योग और कुटीर उद्योग। तीनों याद रखना है। ठीक है, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, बृहत आकार, लघु आकार और कुटीर उद्योग। देखो, उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर किया जाता है, जो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर में क्या आता है? बृहत आकार के उद्योग। जो बड़े आकार के उद्योग होते हैं, जो बड़ा होता है, जिसमें अधिक पूंजी लगाए जाते हैं, उसे हम लोग बृहत आकार के उद्योग कहते हैं। ठीक है, कुछ उद्योग कर्मचारी की संख्या और लगाई गई पूंजी की दृष्टि
से काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कुछ उद्योग कर्मचारियों की संख्या, देखो बड़े उद्योग है तो जाहिर सी बात है कर्मचारी की संख्या ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर तथा लगाई गई पूंजी की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं। इस प्रकार के उद्योग को हम लोग बृहदाकार के उद्योग कहलाते हैं। यानी जिस उद्योग में कर्मचारियों की संख्या अधिक तथा जिसमें अधिक पूंजी लगाई गई हो उसे हम लोग बृहद आकार के उद्योग कहते हैं, ठीक है। सिंपल से डेफिनेशन है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल में देखो, लौह इस्पात उद्योग, पोत निर्माण, ठीक है। पोत निर्माण मतलब वही होता है, पोर्ट वाले जितने जहाज होता है, जल जहाज होता है या तो नेविगेटर संबंधी बनाने वाले, ठीक है। रेलगाड़ी के डिब्बे बनाना, रेलगाड़ी का इंजन बनाना, वायुयान बनाना, या तो जितने भी रेलगाड़ी से संबंधित और भी हम लोगों का सामान बनते हैं वो सभी क्या होते हैं? ये बृहद आकार के उद्योग के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लघु आकार के उद्योग, ठीक है। लघु आकार का उद्योग में कुछ आयरन उद्योग भी आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? आयरन उद्योग भी आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आयरन उद्योग भी होते हैं जो कुछ बृहद होते हैं और कुछ लघु भी होते हैं, परंतु उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लघु आकार के उद्योग, ठीक है। लघु आकार के उद्योग में क्या देखो, दूसरी ओर देखो लघु आकार के उद्योग, लघु आकार के उद्योग में देखो दूसरी ओर कागज निर्माण, कागज फैक्ट्री, प्लास्टिक के सामान बनाना, बेकरी उद्योग, डेयरी उद्योग आदि लघु उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। जिनमें कर्मचारियों की संख्या कम होती है, पूंजी भी बहुत कम नहीं लगाई जाती है। भारत में लघु आकार के उद्योगों का एक महत्वता अधिक है। तो इसका डेफिनेशन देखो, सिंपल सी बनाना है। वैसे उद्योग जिसमें बृहद आकार के उद्योगों से कर्मचारियों की संख्या कम होती है तथा उसकी अपेक्षा इसमें पूंजी भी कम लगाई जाती है, उससे हम लोग लघु आकार के उद्योग कहते हैं। तो कैसे इसका हम लोग इसका परिभाषा बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे? वैसे उद्योग जो बृहद आकार के उद्योगों से कम कर्मचारी रखता हो तथा इसमें उसके बृहद आकार के उद्योगों के कंपैरिजन में कम पूंजी लगा हो, उससे हम लोग लघु आकार के उद्योग कहते हैं। सिंपल सी बात है। वैसे उद्योग जिसमें बृहद आकार के उद्योगों की अपेक्षा कम पूंजी लगा हो, इससे भी हम लोग लघु आकार के उद्योग कह सकते हैं, ठीक है। या तो दोनों को इंक्लूड कर दो, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? लघु आकार के उद्योग। वैसे उद्योग जिसमें कर्मचारी तथा पूंजी दोनों बृहद आकार के उद्योगों से कम हो, उससे हम लोग लघु आकार के उद्योग की एग्जैक्ट इसी तरह से हम लोग सोच के अपने तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में लिखोगे कागज उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, बेकरी उद्योग, डेयरी उद्योग, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। रिफाइनरी उद्योग, ये सब का प्रयोग कर सकते। अब हम लोग देखो चलते हैं कुटीर उद्योग की ओर, ठीक है। तीसरा जो हम लोगों का आकार प्रकार था जो कुटीर उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग के बारे में तुम लोग सुने होंगे कि हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय से महात्मा गांधी जो उस समय के समय कुटीर उद्योग अपने तरफ से कुटीर उद्योग की ओर बढ़ावा दिया था, उसमें से प्रमुख था उस समय जो सूत काटना, ये सब जो छोटे छोटे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब जो छोटे छोटे अपने घर में अपने 2-4 को मोहल्ला में खोलना, इस तरह के उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल में लेते थे। परंतु वैसे उद्योग जिसमें पूंजी अपने हित में यानी अपने निजी कमाई के लिए, ठीक है, वैसे उद्योग जिसमें अपने निजी रोजगार के लिए जो खोलते हैं उसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे देखो दिया सलाई, मोमबत्ती, चटाई, खिलौने, हथकरघे द्वारा कपड़े बनाने जैसे उद्योगों को छोटे स्थान से कुछ व्यक्ति, सरकार, कुछ व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। तो हम सब बता दें वैसे उद्योग जिसका उद्देश्य अपने रोजगार में वृद्धि करना तथा कुछ लोगों से मिलकर चलाना, वैसे उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। ये भी हो सकता है। फिर दूसरी तरफ से हम लोग उसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं, वैसे उद्योग जिसमें बहुत ही कम पूंजी तथा
वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, उससे कर्मचारी होते हैं, उससे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं, देखो, वैसे उद्योग जिसमें पूंजी तथा कर्मचारी दोनों ही कम होते हैं, उससे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। तीनों उद्योग का परिभाषा, डेफिनेशन एक ही तरह का, लॉजिकली समझो, ठीक है। कैसा कि वैसे उद्योग जिसमें कर्मचारी तथा पूंजी दोनों कम लगे होते हैं, उससे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे दिया सलाई, मोमबत्ती, चटाई, खिलौने, हथकरघे के द्वारा कपड़ा बुना जैसे उद्योग छोटे स्थानों जिसमें कुछ व्यक्ति होते हैं, ऐसे उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। कुटीर उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, तो बस कम पूंजी से जो बनाते हैं, ठीक है, जो उद्योग चलाते हैं, उससे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। तुम लोग को डेफिनेशन तो हम बार बार बता दिए, ठीक है, कि वैसे उद्योग जिसमें कर्मचारी तथा पूंजी दोनों कम लगा होते हैं, उसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। अब हम लोग तीसरा चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उद्योगों को 4 प्रकार में, ठीक है। स्वामित्व और प्रबंधन की दृष्टि से हम पाते हैं कि उद्योग या तो निजी व्यक्ति या कंपनी के या फिर सरकार के नियंत्रण एवं सहकारी के रूप में चलाए जाते हैं, उससे हम लोग स्वामित्व के आधार का उद्योग कहते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे उद्योगों को 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो देखो ध्यान से, स्वामित्व के आधार पर जो हम लोग 4 क्लास पे, उसमें से पहला क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग देश के विकास और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ उद्योगों पर सरकार का अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। ऐसे उद्योग को हम लोग, ऐसे उद्योग पर सरकार का स्वामित्व होता है, उससे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उद्योग कहते हैं। देश के विकास और जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो उद्योग सरकार अपने निजी हाथों से चलाती है, उसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ये भी एक प्रकार का डेफिनेशन हुआ। दूसरा, वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व सरकार होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन तुम लोगों को बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, क्या लिखना है? अपने मन से लॉजिकली सोचो, ठीक है, कि वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व सरकार होते हैं, उससे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, उसी दिन हमने इसका फुल फॉर्म भी बता दिया था। क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेल बोलते हैं। उसके बाद देखो HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको हम लोग ONGC कहते हैं। ये जो उद्योग होते हैं सरकार अपने हाथों में रखती है और ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं निजी क्षेत्र का, ठीक है। तो देखो, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, किसी व्यक्ति या कंपनी के अधिकार वाले निजी क्षेत्र, किसी व्यक्ति या कंपनी के अधिकार वाले उद्योग निजी क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में आते हैं। जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, क्या है? डाबर इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस आदि, ठीक है। तो अब निजी क्षेत्र का उद्योग का हम लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे, यानी डेफिनेशन, ठीक है। वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व, ठीक है, किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित होती है, उससे उद्योग को हम लोग निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति या एक संस्था द्वारा चलाई जाती है, उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, देखो, वैसे उद्योग जिसका संचालन निजी व्यक्ति
किसी एक व्यक्ति या किसी समिति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा संचालित होती है उससे हम लोग क्या निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ठीक है, या तो देखो कोई भी उद्योग कि एक व्यक्ति उसका प्रॉपर मालिक होगा, या तो उसमें से कुछ संस्था जुड़ा हुआ है, एक संस्था रहेगा, उस संस्था के थ्रू चलाई जाएगी, उसको भी हम लोग निजी क्षेत्र का उद्योग बोल सकते हैं। ठीक है, कमेटी के द्वारा जो चलाई जाती है, ठीक है, कमेटी में तो ये संस्था वाला होते हैं, कोई एक विशेष संस्था बनाई जाती है और उस संस्था के द्वारा उसको संचालित किया जाता है, उसे हम लोग निजी क्षेत्र का उद्योग। तो इसका सिंपल सी परिभाषा तुम लोगों को अपने मन से देना है। वैसे उद्योग जिसका संचालन एक निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। जैसे देखो डाबर इंडिया, ठीक है, उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, देखो आज मुकेश अंबानी रिलायंस देखो, टाटा इंडस्ट्रीज देखो, टाटा इंडस्ट्रीज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को चला रहे। उसी तरह से डाबर का जो डाबर इंडिया लिमिटेड में एक व्यक्ति चलाते हैं, उसी तरह से ये निजी क्षेत्र अपने निजी कंपनी, अपना निजी व्यक्ति खोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग में तो तुम लोग को हम पहले ही एक चीज़ इसे क्लियर करते हैं। वैसे उद्योग जो कच्चे मालों का उत्पादकों अथवा आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व के अधीन या इसके द्वारा संचालित उद्योग को सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? सहकारी क्षेत्र का उद्योग। वैसे उद्योग जिसमें कच्चे माल उत्पादकों अथवा आपूर्तिकर्ताओं का स्वामित्व के अधीन और इसके द्वारा संचालित उद्योग को सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। सहकारी क्षेत्र का उद्योग अनेक लोगों की सहकारिता के आधार पर चलाई जाती है। इन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों, कार्यकर्ताओं अथवा दोनों के हाथों में होता है। वही बता दिए। ठीक है, कच्चे माल उत्पादकों या तो आपूर्तिकर्ताओं की और दोनों के द्वारा मिलकर चला जाए, या तो कच्चे माल उत्पादकों द्वारा संचालित होती है या तो आपूर्तिकर्ताओं मतलब जो सप्लाई करते हैं उसके द्वारा स्वामित्व का अधीन होना, या दोनों मिल के चलाना, उससे हम लोग सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। अभी जैसे हम लोग छोटे छोटे जो इंडस्ट्री आज हम लोग देखते हैं, जो तुम लोगों का एग्जाम्पल स्वरूप दिया हुआ है, ठीक है, अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर दूध का प्रोडक्शन होता है, सोचो दूध का प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जहाँ दूध प्रोडक्शन होता है उसके बाद दूध प्रोडक्शन होने के बाद उसको सप्लाई करने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति क्या होते हैं, उसके मालिक के अधीन होते हैं। या तो कच्चे माल उत्पादकों जो दूध, जहाँ से डेयरी से दूध मतलब निकाला जाता है, उसका मालिक, उसको भी उसको मान बोल सकते हैं, या उसके जो आपूर्तिकर्ताओं का स्वामित्व के अधीन यानी मालिक के अधीन आपूर्ति, क्योंकि उसको सप्लाई भी किया जाता है, या दोनों मिल के जो चलाते हैं उसे सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ये उद्योग संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं, क्योंकि देखो दूध का प्रोडक्शन हुआ डेयरी से, उसके बाद जब उसको हम सप्लाई नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, तो फिर मेरा दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कंपनी मेरा नहीं चल सकता है। जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए अपना इच्छा से कार्य करते हैं, आजकल अधिकांश उद्योग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए आनंद स्थित अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज हम लोग जैसे देखते हैं स्विगी, जोमेटो, या हम लोग जैसे देखते हैं फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजन, ये भी इसी तरह के सहकारी क्षेत्र के उद्योग के कुछ एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये जो अमेजन डिलीवरी वाला उद्योग, ये तो खैर उस क्षेत्र में इसको कुछ हद तक रह सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो ये प्रोडक्शन अपने नहीं करती है, लेकिन कोई सामान को खरीद के अपने पास स्टॉक करके यह इसको सप्लाई करती है, तो इसमें आपूर्तिकर्ताओं का स्वामित्व के अधीन, और इसके स्वामित्व भले प्रोडक्शन अपने उत्पादन नहीं करता हो, लेकिन जितने भी उत्पादन प्रोडक्ट को ये खरीद के अपने पास स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपूर्तिकर्ता के द्वारा जो डिलीवरी करने वाले, ठीक है, वो स्वामित्व के अधीन रहते हुए हर जगह सप्लाई करते हैं। मगर जोमेटो और स्विगी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो वो लोग खुद फूड का प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं,
एक मालिक के द्वारा कच्चे माल का जो चावल दाल खाना वाना जो भी बनाते हैं, किसी भी तरह का फूड तैयार करते हैं, उसको फिर डिलीवरी बॉय लोग क्या करते हैं, उसको सप्लाई देते हैं। तो इस तरह के जो जोमेटो स्विगी को भी हम लोग निजी सहकारी क्षेत्र का उद्योग कह सकते हैं। उसमें से प्रमुख उदाहरण क्या है, देखो आनंद स्थित मिल्क कोऑपरेटिव, स्विगी, जोमेटो, इसको प्रमुख एग्जाम्पल में हम लोग रख सकते हैं। अब चौथा में देखो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व सरकार तथा किसी संस्था या निजी व्यक्ति होते हैं, उसे हम लोग संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। वैसे उद्योग जो सरकार और निजी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्व के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। जैसे ठीक है, कोचिन रिफाइनरी लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, क्या क्या है, देखो मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरी उद्योग, ठीक है, लिमिटेड वाले उद्योग, इसका स्वामित्व कौन होते हैं, सरकार होते हैं, और कुछ निजी व्यक्ति या तो कोई समूह या संस्था द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, उसे हम लोग संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, तो कोई भी उद्योग कब प्रभावित होता है, जब जो वो उद्योग खुल जाता है, उसको यदि कच्ची सामग्री नहीं मिल पाता है या तो वर्कर नहीं मिल पाते हैं, तो उस उद्योग में क्या होता है, मुनाफा नहीं बल्कि घाटा होता है। तो ये भी एक क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसको हम लोग अभी देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग स्थापित करने की संभावना, उनका घनत्व, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या, उनके प्रकार, कोई बातों पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक या अन्य कारक के अधिक प्रभावी होने से उस क्षेत्र में तत्संबंधी उद्योगों की स्थापना तथा विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में जो चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है, उस क्षेत्र में उस प्रकार के उद्योग ज़्यादा चलते हैं। इसीलिए क्षेत्र विशेष पर बहुत मायने रखता है, और ये भी होना चाहिए कि वहाँ पर जो उसके कच्चे सामग्री होते हैं वो पूर्ण रूप से मिले, नहीं तो फिर उसको प्रभावित कर पाते हैं। ये कारक हैं, देखो कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी एक प्रमुख कारक में रह सकते हैं। ठीक है, क्या, कच्चे माल की, देखो कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता, वो भी होना चाहिए। परिवहन वो संचार के साधन, सस्ता व कुशल, मानवीय श्रम, बाजार एवं मांग, जल संसाधन की उपलब्धता, ये जो प्रमुख है, ये क्या है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में कौन कौन है, कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधन की उपलब्धता, परिवहन एवं संचार के साधन, सस्ता कुशल, बाजार, जल संसाधन, मानवीय श्रम, मतलब उसमें वर्कर भी होना चाहिए, वहाँ लोगों की संख्या भी होना चाहिए। इतना सारे जो हम लोगों के हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। पहला नंबर में क्या है, देखो कच्चे माल की उपलब्धता, नंबर 2 ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता, नंबर 3 परिवहन व संचार के साधन, नंबर 4 क्या है, सस्ता व कुशल मानवीय श्रम। ठीक है, उसमें सस्ता भी होना चाहिए और कुशल मानवीय श्रम, ईमानदारी से काम करने वाले वर्कर मिलना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, नंबर 5 में बाजार या मांग, और छठा में क्या हुआ, जल संसाधन की उपलब्धता। तो सिंपल सी पूछेगा कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, तो 6 पॉइंट उद्योगों को प्रभावित करने का वाले कारक देश लिखो। पहला पॉइंट कच्चे माल की उपलब्धता, ऐसे करके 6 पॉइंट बना देना है। अब देखो, ये तो हम लोग जान गए कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक 6 हो गए। ठीक है, आप देखो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको भी प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक कारक और दूसरा
मानवीय कारक, ठीक है। एक भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक हम लोग 6 पॉइंट लिखे, उनमें से कुछ भौतिक हैं और कुछ मानवीय कारक हैं। तो सिंपल सी तौर पे उद्योगों को की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या क्या? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखो भौतिक कारक, दूसरा क्या है? मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? देखो भूमि की उपलब्धता, ये भौतिक कारक रहेगा। पहला पॉइंट में देखो भूमि की उपलब्धता पूछेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, हमको उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक में हम 6 पॉइंट जो बता दिए वो प्रमुख रूप से लिख सकते हो, लेकिन उद्योगों की अवस्थिति, उसकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत देखो भूमि की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, उसके बाद ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और चौथा में जल की उपलब्धता। इसको हम लोग भौतिक कारक, ठीक है, फिजिकली रूप से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। क्या भूमि की उपलब्धता अनिवार्य है, ठीक है, ज़्यादा जगह होना चाहिए। भूमि की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता तथा जल की उपलब्धता, जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो भूमि की उपलब्धता ये प्राकृतिक रूप से, कच्चे माल की उपलब्धता कहीं ना कहीं, चाहे वो कृषि संबंधी हो, चाहे किसी प्रकार का माइनिंग संबंधी हो, लेकिन वहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल मिलना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, यानी ऊर्जा संसाधन जो इलेक्ट्रिसिटी का एकदम अच्छे ढंग से होना चाहिए। फिर जल, कोई भी उद्योग तभी चल पाता है जहाँ पर उस क्षेत्र में जल होते हैं। और मानवीय कारक में क्या होते हैं? यदि हम लोगों का पूंजी नहीं होगा फिर भी हम उद्योग, मेरा घाटा में जाएगा, मेरा उद्योग का प्रोग्रेस नहीं होगा। ज़्यादा पूंजी लगा के उद्योग करेंगे तो मेरा ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर श्रम, ठीक है, कोई भी उद्योग तभी वो विकास करता है वहाँ पर पूंजी पर्याप्त मात्रा में लगा हो तथा श्रम करने वाले श्रमिक भी मन से काम करे। तीसरा परिवहन संचार, अब जो भी सामान की मतलब प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होता है, उसमें बिक्री या उसको ले जाने और ले आने के लिए परिवहन होना चाहिए, साथ ही में संचार होना चाहिए, संचार कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर क्या होते, उसको बेचने के लिए बाज़ार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कंपनी के द्वारा सामानों का उत्पादन करते जा रहे हैं, बेचने के लिए और ले जाने के लिए मेरा बाज़ार ही नहीं है, ठीक है। ले जाने के लिए मेरा परिवहन की व्यवस्था नहीं है, संचार कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं बेचने के लिए बाज़ार भी नहीं है, ठीक है। तो ये और सरकार की नीतियाँ, और सरकार यदि उस पर नीति लगाती है कुछ गलत सलत नीति या जिस भी प्रकार की मतलब ऐसी नीति लगाती है जिसमें आम जनता की हित में न हो, या तो उसमें कुछ नियम के मुताबिक लगाते हैं। देखो इसमें प्रभावित दोनों तरह से होते हैं, या तो उसमें कभी कभी होते हैं कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं और वहाँ पर केमिकल फैक्ट्री लगा देते हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तरह तरह का बीमारी होता है, तो इसके कारण वो मानवीय कारक वहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। परंतु यहाँ सरकार की नीतियाँ एक सरकार का मानक मापदंड के तहत जो चलते हैं वो सही ढंग से चल पाते हैं। यानी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को 2 वर्गों में बांटा गया है, उसमें से एक भौतिक, दूसरा मानवीय कारक, ठीक है। तो भौतिक में से हम लोग जो देखें वो पर्याप्त है। मानवीय कारक में पूंजी, श्रम, परिवहन, संचार, बाजार और सरकार की नीतियाँ। तो इस प्रकार से हम लोग यदि देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है तुम लोगों को, ठीक है। इसको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे भौतिक कारक का जितने भी 4 पॉइंट है, मानवीय कारक का जितने भी 5 पॉइंट है, इसका एक एक एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।